अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे पर दस्तखत के बाद आलमी सियासत एक नए मगर पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 19 ममालिक की शमूलियत के साथ इस चार्टर को नाफिजुल अमल करार दिया गया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंग के खात्मे, हमास को हथियार डालने और मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के दावे दोहरा दिए। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आया ये वाकई अमन की कोशिश है या ट्रंप अपनी सियासी साख मजबूत करने और खुद को आलमी तनाज़ात का फैसला कुन किरदार साबित करने के लिए इस बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पेशरफ के साथ ये भी अबहाम गहरा हो चुका है कि अगर ये फोरम आलमी अमन के लिए है तो फिर चीन, यूरोपीय यूनियन और दीगर बड़ी ताकतें इससे दूर क्यों हैं और क्यों अमेरिका के करीबी इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इसमें शमूलियत अख्तियार क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह हमास को दी गई खुली धमकी, इसराइल की मुमकिना शमूलियत और रूस की माली पेशकश इस तासुर को तक़वियत देती है कि अमेरिका सफारतकारी के साथ साथ अपनी सियासी, अस्करी और माशी ताकत को भी बतौर दबाव इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में सवाल ये अहम हो चुका है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस वाकई अमन की बुनियाद रखेगा या फिर आलमी ताकतों की नई सफबंदी और अमरीकी असर रसूख के एक नए हथियार की सूरत में इख्तियार होता हुआ दिखाई देगा। इसी पर बात करेंगे। पैनल में बात मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आप भी हालात हाज़रा का बागौर जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप के जो बोर्ड ऑफ पीस हैं उसके क़याम का मकसद आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? और एक तासुर ये भी मिल रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल ये हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? इन तमाम बातों पे आते हैं। पहले तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने और दीगर मालिक में शमूलियत क्यों की? तो अकेला पाकिस्तान तो नहीं गया ना, इसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, ख़ास तौर पे तुर्की वो मुल्क है जिसने बड़ी सख्त मुखालफत की थी इसराइल की। और मुझे याद है कि 2 साल कबल उन्होंने अपने वॉलंटियर्स भेजे थे जो कि वहाँ इमदाद लेके जा रहे थे गज़ा के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुल्क भी जो सख्त इसराइल के ख़िलाफ़ रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। ये क्यों मजबूर हुए हैं या क्यों राज़ी हुए हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नुक्ता निगाह से। पहली बात तो ये है कि जिस बेदर्दी से इजरायली कत्ल कर रहे थे गज़ा के लोगों को, क्या किसने बिगाड़ लिया इसराइल का? कुछ भी नहीं। मतलब वहीं तुर्की था, वहीं पाकिस्तान था, वहीं सऊदी अरब था, तो कुछ भी नहीं कर सके। और वो रोज़ाना दरिंदों की तरह उनको शहीद कर रहा था गज़ा के लोगों को। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गया, जनरल असेंबली में तो ठीक है वोट पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ फैसले होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ तो नहीं हो सका, वीटो हो जाता था अमेरिका का। अब सवाल ये था कि मरने दें इन्हें, शहीद होने दें, ख़त्म हो जाने दें। वो तो कई लोग कहेंगे असूली बात तो यही थी कि आप ना इसमें जाते, और मैं मानता हूँ कि इस पे असूली एतराज़ हैं। आपने खुद उन खदशात का इजहार अपने इब्तदाइया में कर दिया है। तो मजबूरी जो मुझे नज़र आ रही है ये थी कि भाई कोई रास्ता है नहीं, इसराइल को सिवाय अमेरिका के कोई नहीं रोक सकता, और ना चीन ना रूस, और यह साबित हो गया है कि नहीं रोक सकते थे। तो अब इन मुल्कों ने जो फैसला किया है, एक तो ये डेफिनेटली उनके मद्देनज़र बात होगी, लाजमी होगी कि भाई अगर कोई और रास्ता नहीं तो ट्रंप साहब को इन्वॉल्व करके अगर ये खूरेज़ी ख़त्म हो सकती है तो कर ली जाए। एक तो ये बात है। नंबर 2, जिस प्रोसेस से दुनिया गुज़र रही है और उसका सिर्फ एक आपके सामने इजराइल इजहार था, और दुनिया बहुत से इजहार हुए हैं। आपने देख लिया कि अभी ग्रीनलैंड का क्या हशर हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ मालिक के बारे में क्या कुछ कहा है, मैक्सिको हो, कनाडा हो वगैरह। इन हालात में मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि जो मुल्क गए हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में, उन्होंने अपने तय अपने कौमी मफादात को बरतर रखा। ये सोचा कि भाई अगर
इसमें दोनों काम ही हो जाए, एक तो जान बच जाए इनकी फ़लस्तीनियों की, नंबर 2 हम रॉन्ग साइड पे क्यों ना हो, नंबर 3 कि जो फ़लस्तीन की रियासत का ख्वाब हम बचपन से देख रहे, मैं तो देख रहा हूँ बचपन से, एक दिन फ़लस्तीन की रियासत बनेगी, और भाई ज़मीन होगी तो बनेगी ना रियासत। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हर कब्ज़ा ही करता जाएगा इजराइल, तो कहाँ बनेगी? किसी दिमाग के खाने में तो नहीं बन सकती, कोई तखय्युलाती रियासत तो नहीं है ना। उसको रोकने का क्या तरीका था? उसका भी यही तरीका था कि कोई ऐसे मुआहदे में जाया जाए जिसमें पैलेस्टाइन की रियासत का नाम हो। अब सऊदी अरब और ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसे तो हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स में दस्तखत किए थे जी। मैंने तो खुद उसको डील किया है। तुर्की में मेरी मीटिंग हुई थी इजरायली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो समझ रहे थे कि हम उनको रिकग्नाइज कर लेंगे। आज टाइम नहीं है कि मैं क्यों उन्हें मिला था, क्यों फैसला किया गया था, लेकिन मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जब तक आप इंडिपेंडेंट वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट को नहीं रिकग्नाइज करेंगे, जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस, हम नहीं गाएंगे। इसी तरह यही सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ था। तो फिर भी इन मुल्कों ने यह भी सोचा होगा, अगर आज मैं वज़ीर ख़ारिजा होता, ये सोचा होता कि भाई दूसरा तो तरीका ही कोई नहीं, ऑस्लो अकॉर्ड तो फेल कर गया। एक सवाल है ऑस्लो अकॉर्ड में बनाने की कोशिश थी। सर, ये कैसे तयन किया जाएगा कि विच साइड इज द राइट साइड? अगर आप E5 की बात करें, आपने तो ये खुद भी कहा है कि अमेरिका वीटो कर देता था, तो अगर वो मेंबर्स इसका हिस्सा नहीं बन रहे तो विच साइड इज द राइट साइड, इसका तयन कौन करेगा और कैसे होगा? नहीं, आपकी तो 100% बात सही है कि अमेरिका, रूस, जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं उसके 2 तो मिसिंग है, चीन और रूस। अब रूस की मुझे पोजीशन लेटेस्ट नहीं पता, क्योंकि कोई मुबहम बातें हो रही थी उनको वो आज ही सुबह को, क्योंकि रोज़ाना तो इस तरीके से बदलता है कि जो चीज़ें 100 साल में होती थी अब प्रेसिडेंट ट्रंप के एक सेंटेंस से हो जाती हैं। यह आपको ना दिखा रहा है कि कितनी दुनिया में लॉपसाइडेड ताकत, अमेरिका की मिलिट्री ताकत कितनी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, जिनमें मशरिक़ वस्ता भी शामिल है, आप साउथ एशिया भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर्स है। तो हुआ यह है कि जो फ़लस्तीन की रियासत की बात है वो तो और किसी तरीके से नज़र ही नहीं आ रही थी। इन 2 मुल्कों का बुनियादी, मैं समझता हूँ, सही लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मुतबादिल आप बना रहे हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो बयान जारी किया है, मैंने गौर से पढ़ा है, उसमें एक तो रिपीटेडली फ़लस्तीन का जिक्र था और उसमें यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस का भी जिक्र था। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि रॉन्ग और राइट साइड ऑफ हिस्ट्री अगर आप मॉरली देखें तो ये ठीक नहीं हो रहा, इसका कोई मैं तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे। लेकिन अब दुनिया में अनफॉर्चुनेटली मोरालिटी पे बेस्ड कौमों की किस्मत नहीं हो रही। ग्रीनलैंडर्स का फैसला, आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या फैसला कल हो गया वहाँ ओस्लो में, मेरे जजीरे का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बैठ के उन्होंने, यूरोपियन ममालिक ने बशमूल डेनमार्क और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया है कि ठीक है, हम कॉन्कर तो नहीं करेंगे, फौज तो नहीं भेजेंगे, पर ये कर देंगे, इस किस्म के मिसाइल हम नस्ब कर देंगे। जिस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड ने कहा है कि मेरी सॉवरेंटी पे कोई, मैं रेड लाइन है मेरी। अब जब इन किस किस्म के आप हालात फेस कर रहे हो, हिंदुस्तान से आपकी अभी जंग हुई है, हिंदुस्तान कहता है बरमला कि वो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, और अगर आप उनकी हॉकिश वॉइस से सुने तो वो मौके की ताक में है। तो मैं ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जवाब दे सकता हूँ कि मैं किसी आपको वैक्यूम में रह के जवाब नहीं दे सकता। मैं मॉरली इसको सही नहीं समझता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, ऐसा लगता है ये डूबते को तिनके का सहारा के मुतरादिफ है, क्यों शहजाद हुसैन भट्ट साहब? ठीक कह रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साहब दबंग वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और वो ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन असल बात दूसरा एंगल भी ज़रा देख लीजिएगा कि भारतीय फ़ौज के जो सरबराह है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो रोते हुए बड़ा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि गज़ा और हमास जो है वो साथ देगा पाकिस्तान, ये पीस ऑफ बोर्ड की बात कर रहे हैं।
और वो तो ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड को कश्मीर के मौक़िफ़ को जायज़ साबित करने के लिए कल कला को मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो आज पैलेस्टाइन पे बात हो रही है यही कश्मीर पे ले जाएंगे। तो काफ़ी खफा है भारतीय फ़ौज के सरबराह। लेकिन मैं कसूरी साहब से जानना ये चाहता हूँ इस मौके पर कि काबिल एहतराम कसूरी साहब, ट्रंप के जो दामाद हैं उन्होंने तो नया गज़ा कल पेश किया जनाब, बड़ा लटे शटे के साथ पेश कर दिया है। तो ये जो अरबों डॉलर का ये मुआहदा हो रहा है न्यू गज़ा का, ये फ़लस्तीनियों के लिए है या अमरीकी सरमायाकारों का मंसूबा है? इतना बड़ा जो मास्टर प्लान होगा इसमें जब तक फ़लस्तीनी वहाँ से निकल नहीं जाएंगे तो सर हाउ इट पॉसिबल कि ये प्लान चल जाएगा बगैर पैलेस्टाइन के, बगैर फ़लस्तीनियों के? ये मुमकिन आप समझते हैं खुर्शीद कसूरी साहब? जी, मैं तो ये मुमकिन ही नहीं समझता कि पाकिस्तान ऐसे किसी बोर्ड में रहेगा, तुर्की ऐसे किसी बोर्ड में रहेगा, सऊदी अरब ऐसे किसी बोर्ड में रहेगा, बाकियों का तो मैं नहीं कह सकता, जिसमें यह हो कि जी उनको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। पाकिस्तान तो कतई मेंबर नहीं रह सकता, पाकिस्तान की पब्लिक इजाज़त ही नहीं देगी कि जनाब ये निकाल दिया जाए और वहाँ फ्रेंच रिवियरा टाइप एक रिवियरा बना दिया जाए। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर ये मफरूज़ा किया जाए तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं कि पाकिस्तान कभी नहीं इसका हिस्सा रह सकता। तो मेरा एक ये अपना मफरूज़ा है कि जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं इनके बारे में जानता हूँ, तुर्की, रूस और इसका और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं रह सकते उस बोर्ड में। अगर इस किस्म का मुआहदा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि इतने क्या वो बेवकूफ़ है जो ये ऐलान कर रहे हैं? तो मैं यही अब समझूंगा कि वो शायद ये ऐलान कर रहे हैं कि ठीक है बनेगी ज़बरदस्त, उसमें वो भी उनकी भी बड़ी कमाई होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अमेरिकन इन्वेस्टर्स आएंगे, अमेरिकन रियल्टर्स आएंगे, शायद दुनिया के दीगर रियल्टर्स भी आ जाएं, शायद एक आध पाकिस्तान की भी रियल एस्टेट कंपनी चली जाए गज़ा में, ये मुमकिनात में से तो है। हाँ, उनकी ट्रंप साहब की जो डेट है वो 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, वो अब 4 साल की टर्म है। सही। अब ट्रंप साहब ने जो कुछ करना है वो 3 साल में करना है। क्या वो 3 साल अपने ज़ाया करेंगे या फुल स्पीड पे जाएंगे? किसी एंगल से देखें, अगर उनके पॉलिटिकल एंगल से देखें या उनकी लेगेसी का देखें तो उनके लिए तो बेहतर होगा कोई ना कोई कारनामा छोड़ जाए ग्रीनलैंड के अलावा भी। अब ग्रीनलैंड का भी मुझे नहीं पता फाइनल असर क्या होना है, लेकिन क्योंकि उनके तो वज़ीर आज़म को भी नहीं पता कि उसका क्या असर होने वाला है। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है, अगर आप ही की बात को मैं ले लूँ आगे कि जी बड़े बड़े ओमन्स बनेंगी, बिल्डिंग्स ये होंगी वो होंगी, तो आप ये समझे कि एक किस्म का वो रिजॉर्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें अरबपति दुनिया के आके खेला करेंगे। लेकिन अरबपति जब खेलेंगे तो कुछ उसमें फ़लस्तीनी भी अमीर हो जाएंगे, कुछ फ़लस्तीनियों को जॉब मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा मंसूबा जिसमें फ़लस्तीनियों को निकाल कर रियल एस्टेट, ये पहले आया था, आपको शायद याद होगा, यही पहले आया था कि रिवियरा टाइप चीज़, और उनको मुख्तलिफ ममालिक में आबाद किया जाएगा। इसको टोटली रिजेक्ट किया गया है, इस सारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई मुल्क जाने को तैयार नहीं था, इतना कोई मुल्क नहीं था, मुझे किसी मुल्क मुझे नज़र नहीं आया जिसने ये कहा हाँ जी बड़ा अच्छा आइडिया है, बंदों को बाहर निकालें, रियल एस्टेट बनाएं, एयर कंडीशन होटल बनाएं, कसिनो बनाएं। नहीं, ये तो रिजेक्ट हो चुका है, इससे कहा पाकिस्तान इसे मेंबर रह ही नहीं सकता। ठीक है, और बज़ाहिर देखा जाए अगर ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। सर आई गॉट योर पॉइंट। बज़ाहिर बोर्ड ऑफ को एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल किसी के ज्वाइन करने की नीयत का नहीं है बल्कि उसूल का है। मगर अगर यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और नताइज दुरुस्त नहीं निकलते तो फिर तो मामला किसी और जानिब दिखाई देता है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। काफ़ी अभाम पैदा हो रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस को लेकर कि आया मुस्तकबिल में इस फोरम को यूक्रेन के मसले के लिए, ईरान के मसले के लिए, ताइवान के मसले के लिए या फिर कश्मीर का मसले को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात इस वक्त जारी हैं उस पर बात करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। गजा बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के बाद मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बदलती सूरत हाल में ईरान के लिए खतरात वाज़े तौर पर बढ़ चुके हैं। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के करीब जंगी बहरी जहाज़ों और तैयारों की तैनाती खित्ते में मुमकिन फौजी तसादुम के खदशात को तक़वियत दे रही है, तो दूसरी जानिब ईरान ने अपने नए जंगी जहाज़ कहर के तजर्बे के जरिए दिफाई तैयारियों का इंदिया दिया है। इसराइल की जानिब से दिफाई अलर्ट में और अमरीकी दबाव के साथ साथ मुज़ाकरात की बातें इस अमर की निशानदही कर रही हैं कि गजा में अमन के नाम पर तश्कील दिया गया ये बोर्ड अब खित्ते में ईरान को मरकजी दबाव के हदफ के तौर पर सामने ला रहा है, जिससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि आया अगला महाज गजा नहीं बल्कि ईरान बनने जा रहा है। बात करेंगे खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, बोर्ड ऑफ पीस की तो हमने बहुत तफसील से बात की, लेकिन उसके बाद आप देखें कि एक बड़ी जो फौजी फोर्सेस हैं वो अमेरिका की जानिब से ईरान की जानिब रवाना कर दी गई हैं और ईरान का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। तो क्या अमेरिका सिर्फ इस बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग का इंतजार कर रहा था और उसके बाद अपने जो मिसाइल्स हैं उसका रुख ईरान की जानिब करना चाहता था? आपको क्या लगता है? नहीं, इसके पहली चीज़ है जो आपने इश्यूज उठाए इनका तो मैं जवाब एकदम दे देता हूँ। वो मीटिंग की इसने कोई बिल्कुल उसने इंतज़ार नहीं किया। और ये जो ऐलान है ना फ्लोटिला का और एयरक्राफ्ट कैरियर का, ये तो कोई 10-15 दिन पहले ऐलान हो चुका था और उसका मकसद है प्रेशर डालना ईरान पे। नंबर 2 मकसद ये है कि इस इलाके के जो ममालिक हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बशमूल सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, उन्होंने कहा अभी खुदा के वास्ते आप ईरान पे हमला ना करें। पाकिस्तान ने तो कहा ही कहा है, लेकिन इन मुल्कों ने कहा है जो अमेरिका के डायरेक्ट एलाइज गल्फ के अंदर हैं, जो मिडल ईस्ट में उनके टॉप एलाइज हैं, कि अगर आप हमला करेंगे ईरान पे तो ईरान मुमकिन तौर पर हम पे हमला करेगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि यहाँ अमेरिकन बेसिस भी हैं। तो ये तो ओपन बात हो गई थी कि उन्होंने अपील की प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप हमला ना करें। तो ये मेंबर्स हैं जो बोर्ड ऑफ पीस में हैं। तो तुर्की ने भी ऐलान किया था, वो भी बोर्ड ऑफ पीस में है। अच्छा, ये कौन से मुल्क हैं? ये मुल्क वो हैं, एक तो वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमला ना करें। नंबर 2, उनका ज़ाती इंटरेस्ट इसमें है कि अमेरिका का हमला ना हो, क्योंकि अमेरिका ने अगर हमला किया तो ईरान क्या करेगा? ईरान ये तो नहीं कि मार खाता रहे, बंदे मरवाता रहे, जर्नैल उड़वाता रहे, अपने कई बंदे साइंटिस्ट मरवा दे और करे कुछ ना। ये तो नामुमकिनात में है। वो तो फिर जवाब देगा। उन्होंने ऐलान भी किया है कि अगर हम सर्टन हो गए कि हम पे हमला होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव हमला करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो मुल्क जो हैं वो तो कतन जो बोर्ड ऑफ पीस में मिडिल ईस्ट के या मुसलमान ममालिक हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान को ऐसा हमला किया जाए कि वो बहुत टोटल केओस मच जाए। और वो केओस इस किस्म का हो जो इराक के अंदर था, अफगानिस्तान में था, जो अगर रेफ्यूजीज आएंगे इन करीब के मुल्कों में आएंगे, अगर गड़बड़ हुई तो ये मुल्क उन जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं उनका हशर कर देगा ईरान, उन पे हमले कर करके। और उनके जो सारी प्रॉस्पेरिटी है, मैं नाम किसी मुल्क का नहीं लेता, वो तो है ही इस बात पे कि अमन है। लोग सारी दुनिया से भाग के वहाँ जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बेच के जा रहे हैं। बहुत से सब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के टॉप इन्वेस्टर्स ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं गल्फ के अंदर, दुबई में, सऊदी अरब में। क्यों जा रहे हैं? कि वहाँ अमन है। उनकी तो अमन ही तो उनकी ताकत है। अगर अमन जो उनसे छीन लिया गया तो उनको तो मेरा ख्याल अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इससे मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर इन मुल्कों ने क्योंकि उनको जवाब दिया है कि हम हमला अगर करना है हमारे यहाँ से ना करना, तो अब जब ईरान को भी पता है कि ये मुल्क नहीं चाहते कि उस पर हमला हो जाए, यानी सऊदी, तुर्की, कतर वगैरह, तो फिर और वो कह भी रहा है कि हम अटैक करेंगे, तो वो वार्न कर रहे हैं इन मुल्कों को जिनका मैंने नाम लिए। तुर्की पे तो हमला नहीं कर सकता, तुर्की बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, लेकिन इनको तो कह रहा है कि तुम्हारी फौजें उनकी हैं, बेसिस हैं, हम हमला करेंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस वाले मुल्क हैं कम से कम ये तो चाहेंगे कि वो ना हमला करे। फिर क्या करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर? वो ये करेगा कि अगर अमेरिका ने जो भी छेड़छाड़ की वो एयरक्राफ्ट कैरियर से करेगा, वो इन मुल्कों से नहीं करेगा।
लेकिन अगर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर से किया, तीर से किया या कमान से किया, जवाब तो उन्होंने अमेरिका के एलाइज पे देना है। वाशिंगटन को तो पे तो नहीं वो निशाना बनाएंगे ईरानी तो वही बनाएंगे ना जो उनकी दस्तरस है, वो इसराइल पे हमला करेंगे। अब तो इसराइल खुद कह रहा है अमेरिका को, कई तो ये भी खबरें हैं अभी आप ना करें कि हमारा ही ना बेड़ा गर्क कर दे अमेरिका। लेकिन देखा ईरान के जाए पास कुछ है नहीं, तो तुर्क सदर ये एयरफोर्स कहते तो नहीं हैं, है लेकिन मिसाइल्स तो है ना। आई गॉट योर पॉइंट सर। तुर्क सदर ये कह रहे हैं कि हम बागौर जायजा ले रहे हैं ईरानी हालात का और किसी बैरूनी मुदाखलत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जहां आप उन इस्लामी ममालिक की बात कर रहे हैं, तो अगर अमेरिका ऐसी कोई जसारत करता है तो क्या तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? नहीं जी, मसला ये सारे अमेरिका पे डिपेंडेंट है। क्या बात है, उनके खिलाफ इन्होंने क्या बनानी है? ये तो अमेरिकन बेसिस है यहाँ। अमेरिका को अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो ये कह रहे हैं और अमेरिका के इंटरेस्ट में कह रहे हैं। अगर आपकी बात मफरूजा हो जाए और हमला करें तो अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मंजूर है? हाँ, देखें ना, एक ही तरीका है। अगर वाकई वो चाहते हैं कि तब्दीली ईरान में आए तो 1.5-2 लाख फौजी कम से कम ले आए, ज़बरदस्ती रजीम चेंज कर दे। बाद में जो होना है वो तो होगा, लेकिन एक दफ़ा वो वहाँ रजीम चेंज कर दें, जैसे काबुल में की थी, बगदाद में, यानी ज़बरदस्ती कर दें। उसके बाद अमेरिकनों का क्या असर होगा? जो वहाँ ट्रुप्स आएंगे उनके बॉडी बैग्स वापस जाएंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी सूरत में फौजें लैंड करेंगे। मैं अगर करते तो उनसे कोई मैं तो कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आप जी होश आदमी ये अंदाज़ा लगाए आज बैठ के क्या अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे? भाई ईरान में कम से कम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पासदारान और मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं मज़हब का जिक्र नहीं कर रहा, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ज़िंदगी मौत इस रजीम से है। अगर ये मान भी लें तो ये रजीम अनपॉपुलर है, मान भी लें कि बहुत लोगों को मारा गया है, मुख्तलिफ तखमीने हैं, 3,000, 5,000, 10,000, कई लोग तो उससे भी बढ़ा देते हैं, 2,000 हो, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में तो अब आयतुल्ला ने खुद कह दिया है कि हज़ारों बंदे, हालांकि उन्होंने ब्लेम तो अमेरिका को किया है कि इसकी वजह से मरे हैं। तो एक बात यह है कि अगर मान भी लें कि अमेरिका में बहुत से, ये ईरान में बहुत से लोग खिलाफ हो गए हैं मौजूदा हुकूमत के, तो फिर भी अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी चेंज आ सकती है ईरान में, लेकिन ये कि जी आके वो अमेरिकन फौजी चेंज कर दे, मुझे नहीं नजर आ रहा। तो क्या होगा? काबिल एहतराम खुर्शीद कसूरी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ कसूरी साहब, आपका सफारतकारी में एक वसी तजर्बा है, ज़रा आप गौर कीजिएगा कि ट्रंप साहब एक साइड पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करूंगा, दूसरी साइड पर जो बेड़ा है वो जनाब मशरक़ वस्ता में ला खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो हमारा बहरी बेड़ा पहले से मौजूद होगा। मुझे और मेरे नाज़रीन को ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि अमेरिका चाहता क्या है? ये कार्रवाई करना चाहता है, नहीं करना चाहता? बहरी बेड़ा ला कर खड़ा कर दिया है और जो ईरान है वो तो कन्फर्म कह रहा है ना कि मैंने एटमी जो है प्रोग्राम वो मनसूख कर रखा है, मैं नहीं कर रहा। इसके बावजूद क्या अमेरिका ईरान को दबाव में रखना चाहता है, हमला करना चाहता है? इंटरनल को स्टोरी जरा हमें भी बताए कसूरी साहब। जी हाँ, मुझे जो समझ आ रहा है अगर उसको गल्फ की रियासतें रोक रही हैं, तुर्की रोक रहा है, पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई आप ना हमला करें, तो फिर वो क्या करना चाह रहा है? फिर शायद ये करना चाह रहा है कि वहाँ ला के इतनी अफरा तफरी ईरान में हो जाए, अगर उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि ज़्यादा अफरा तफरी हुई तो बहुत से लोग दोबारा सड़कों पे निकलेंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी चेंज किया और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने देखा था कि शाह ऑफ ईरान, मैं उस वक्त नौजवान था, एयर मार्शल असगर खान उस वक्त मुमकिना वज़ीर आज़म समझे जा रहे थे जब भुट्टो साहब को निकाला गया था। और भुट्टो साहब के बाद वो उनको फिर एम्परर ऑफ ईरान रज़ा शाह पहलवी ने उनको और मुझे दावत दी थी
मैं गया, बस मेरा ख्याल ये था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं वज़ीर ख़ारजा। मैं तो 50 साल तक या 40 साल तक नहीं बन सका, जेल ज़रूर चला गया, फांसी की कोठड़ी में वापस पाकिस्तान आके, और वो 5 साल कैद हो गए। कि हम गए क्यों थे? हम गए इसलिए थे कि ख्याल ये था कि शाह ईरान जो है इतने पावरफुल हैं कि सारे एरिया में उनका इन्फ्लुएंस है। 6 महीने में उनका नामो निशान नहीं रहा, पब्लिक जो है बाहर निकल आई, तो क्यों वो गायब हो गए शाह ईरान? सोचने की ये बात है। हमें तो नहीं अंदाज़ा था कि ये होगा। फिर हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि उन जब लोगों ने देखा पब्लिक बाहर निकल आई, तो शाह की अपनी फोर्सेस, मिलिट्री ने बगावत की, उसके बाद शाह को निकलना पड़ा। तो अगर अमेरिका ये चाहता है कि मैं इतनी गड़बड़ मचाऊं यहाँ कि मिलिट्री या पासदारान का कोई एलिमेंट उनसे अपनी रूलिंग लेट से आयतुल्लाह को या किसी को कि सर अब आप रिटायरमेंट में चले जाएं या कुछ हो जाए, और अमेरिका से वो कोई वेनेजुएला टाइप अरेंजमेंट करें कि भाई हमारी जान बख्शो, हम तो क्योंकि लोग चाहते हैं अमन हो, अमेरिका तो इसलिए आप चेंज करा, हो सकता है चेंज हो जाए, और ये उनके ज़हन में ज़रूर हो सकता है। हुकूमत को आपका एक वसी तजर्बा है, इस मौके पर कोई हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे? सफारती कार्य, ज़रा क्विक जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरा जो मशवरा है ना, हुकूमत वालों ने सुनना है तो वो सुन चुके होंगे आपके प्रोग्राम से, या और दीगर लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं मशवरा देना मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद कसूरी। आपने अमेरिका और ईरान के मामले पर तफसीली तौर पर हमारे साथ गुफ्तगू की है। कुछ खेल में भी सियासत देखने में आ रही है और दरख्वास्त की गई है ICC को, बट लेट अस सी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डेवलपमेंट क्या होती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे तफसील से। नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बांग्लादेश की जानिब से भारत में मैचेस खेलने पर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद क्रिकेट एक बार फिर से खेल से ज़्यादा सियासत, ताकत और एतमाद के बहरान की अलामत बनी दिखाई दे रही है। यहाँ सवाल ये है कि क्या ICC और मेज़बान बोर्ड BCCI बांग्लादेश के खदशात को दूर करेगा, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक बार फिर ताकतवर बोर्ड्स के सामने अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम दिखाई देगी। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि अगर खिलाड़ियों की जान और सलामती से जुड़ा हुआ मामला है तो क्या उसे महज सफारती या इंतज़ामी मसला समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहां हिंदू मुस्लिम कशीदगी के तासुर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। ये मामला सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है, बल्कि उसने खेल की रूह पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या क्रिकेट वाकई ही कौमों को जोड़ने की सलाहियत रखती है, या फिर मजहब, रंग और नस्ल के फ़र्क के आगे बेबस दिखाई देती है? क्या खेल का असल सबक बर्दाश्त और यकजहती, दौलत और अंधी ताकत के शोर में दबकर तो नहीं रह गया? ऐसे में क्रिकेट के मुस्तकबिल, ICC के किरदार और अमन पर कई सवालात पैदा हो रहे हैं। इसी पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नसीम राजपूत, और भट्ट साहब तो प्रोग्राम का हिस्सा ही है। भट्ट साहब, तमाम सवालात आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको, क्या ICC कॉम्प्रोमाइज़ करेगी बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट जो है वो एक बड़ा खेल है हमारे खित्ते का, लेकिन इसको भारत ने सियासत ज़दा कर दिया है, इसको बदनाम कर दिया है, और क्रिकेट पर दहाइयों से जो मुसल्लत इसका असर रसूख था, अब मैं समझता हूँ ये जवाल की तरफ इसका जाने का आगाज़ हो गया है, भारतीय जवाल शुरू हो रहा है। अब सवाल ये है कि PCB का मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या आता है सामने, क्योंकि बहुत सारा इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर लग रहा है कि बांग्लादेशी आपके भाई हैं जी, आप उनके पीछे खड़े हैं, बांग्लादेश ऐसी हरकत ना करता, ये सारी बातें हैं। लेकिन PCB का मौक़िफ़ आने के बाद को बात सामने आएगी, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या मुस्तकबिल में पाकिस्तान बाइकाट करेगा? मेरे ख्याल के मुताबिक तो 40-60 का रेशो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को बाइकाट करने में काफ़ी मुश्किलात है। उसकी वजह यह है कि आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है कि आप बाइकाट कर रहे हैं, क्यों बाइकाट कर रहे हैं। ICC ने तो पहले ही आपको मान लिया है जब भारत के साथ आपका मैच पड़ा। लेकिन नसीम राजपूत साहब, आप अपनी राय दें, आपके ख्याल में
क्या बाइकआउट होगा या नहीं? और जो खत लिखा गया है बांग्लादेश की जानिब से, आईसीसी उस पर रिएक्ट किस तरह करेगा? मुनीजा देखें, इस वक्त की सूरत हाल बहुत ही ट्रिकी है और इस वक्त मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इससे बड़ा टेस्ट केस कोई आया नहीं होगा, शायद बिग 3 से भी बड़ा दिखाई दे रहा है ये। बिग 3 के मौके पर 3 मुल्क जुड़े थे और बाकी मुल्क ने एहतजाज किया था कि सबको बराबरी पे लेकर चले, लेकिन आज भी अगर वो सामने नहीं है लेकिन पीछे बिग 3 कायम है, वो 5 मैचों की सीरीज खेलते हैं, वो एक दूसरे को जितना रेवेन्यू देते हैं वो तमाम का तमाम जरूर वहां पर दिखाई देता है। तो अभी भी अगर हम देखें तो भारत का तसल्लुत जिस तरीके का खेल पर दिखाई देता है वो खेल को मजाक बनाता जा रहा है। अब सूरत हाल इस तरीके की हो गई है कि खेल मजाक बन गया और बांग्लादेश का जो फैसला है एक तो वो भी बहुत ज्यादा सख्त था कि वो खेलने के लिए नहीं जाएंगे और वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे। तो पाकिस्तान ने जो पिछले चंद माह में स्टेप लिए ऐसे माजी में नहीं लिए जो मोहसिन नकवी साहब ने लिए और शानदार स्टेप थे। आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे और ऐसा कभी माजी में हमने नहीं कहा और उसका नतीजा ये निकला कि पूरा एशिया कप इमारात में हुआ, हमारी बच्चियों ने जाके वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला और अब भी हम अपना वर्ल्ड कप जाके श्रीलंका में खेलेंगे क्योंकि वो वैसे भी को मेजबान थे जी। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा। दरमियान में खबरें जराए से ये भी चलती रही हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया और पाकिस्तान ने भी यकीन दहानी कुछ कराई है और ये भी कहा है कि वो नजरसानी करेंगे वर्ल्ड कप खेलने पर। देखिए एक बात तय है भट्ट साहब, शहजाद भाई और मुनीजा, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है, ठीक है, कि जिसके 210 मेंबर हैं। ये फीफा नहीं है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी के जिसके 210 मेंबर हैं। ये तो खेलते ही 10 मुल्क हैं। अच्छा। तो इसमें अगर 2 मुल्क बाहर हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान को अभी साइड में रख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अपनी एक इनफरादी हैसियत बहुत है। आईओसी और फीफा में कोई हुकूमत की मुदाखलत तो करे। यहाँ तो इंडिया कह देता है कि जी हमारे हालात अच्छे नहीं है, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती। वहां फीफा उठा के साइड में फेंक देती है। आईओसी ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को, हमारे यहाँ पाकिस्तान पे पाबंदी लगी कि हुकूमत इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकती, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है। तो आईसीसी जिस तरीके की बॉडी है, इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए इंडिया साहब, मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा, बांग्लादेश खेलेगा या किसी और मुल्क के भी बैक ऑफ करने के इम्कानात हैं? देखिए कोई दूसरा बैक ऑफ फिलहाल तो नहीं करेगा। इस वक्त सब मेरे ख्याल कुछ लोग अगर नाराज भी होंगे इंडिया से, लेकिन वो पीछे बैठ के देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का इंस्टेंस क्या होता है। अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक प्रॉपर इंस्टेंस लेने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान ने, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये फीफा नहीं है, ये आईओसी नहीं है, यहाँ तो खेलते ही 10 मुल्क है। आप 2 हटा तो दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान अच्छी विकेट पर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा खेल को बचाने के लिए अपना रोल प्ले किया है, खेल की बेहतरी के लिए रोल प्ले किया है। देखिए जिस वक्त अब तो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत नहीं है ना, लेकिन बांग्लादेश का यही क्रिकेट बोर्ड और यही लोग इंडिया के साथ थे जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नहीं, कथाकलामी की माजरत चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा होगा? श्रीलंका की बात कर रहे हैं आप, जो जुमानी बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान फिर बाइकाट करने की पोजीशन में है? यह मुमकिन है या नहीं है? इसका जवाब दीजिएगा राजपूत भाई। देखिए बड़ा मुश्किल है भट्ट साहब, ये सवाल ही अभी इस वक्त मेरे ख्याल है कि जिस जगह पर भी गया होगा ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के जिस ऐवान में ये सवाल गया होगा ना, फिलहाल इसका जवाब इतना आसान नहीं है भट्ट साहब, ये खासा मुश्किल जवाब है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो फैसला लेना है वो बड़ा ट्रिकी होगा। देखिए आप या तो हिम्मत करके बात करें। देखिए अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना स्पॉन्सर चला गया था, उनका ब्रॉडकास्टर छोड़ के चला गया था जिसका इंडिया से ताल्लुक है। वजह क्या थी? पाकिस्तान टीम इंडिया जाके नहीं खेल रही, उनके कई सारे ऐसे इंडोर्समेंट हैं जो बिलियंस की होती हैं, जब टीम वहां पर होती है वो कुछ भी नहीं हो पाई। क्या मशवरा देना चाहते हैं?
पीसीबी को मशवरा देना मेरे चाहेंगे ख्याल कोई? में- पीसीबी मेरा या ख्याल फिर है कि आईसीसी को मशवरा देना है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इतनी वो बेचारे खुद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है, बीसीसीआई है ना। नहीं मैं इंटरनेशनल माजरत क्रिकेट चाहता हूँ, काउंसिल की उनको अपनी मशवरा हम पर्सनल देने हैसियत की क्या है, पोजीशन जेब में वहाँ नहीं बैठे हुए। है। आप मशवरा दें पीसीबी को, वो सवाल का जवाब दें, आप क्या मशवरा मैं देना कहता हूँ चाहेंगे? कि जहाँ आपने इतनी बहादुरी दिखाई है वहाँ थोड़ी और सही। 10 मुल्क खेलते हैं, इससे ज्यादा नहीं खेलते। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा इशारा समझना ठीक चाहिए। है, ये 10 फीफा नहीं है। ममालिक खेलते हैं, इससे ये ज्यादा नहीं ICC नहीं खेलते। है। लेकिन नसीम आप जाते जाते सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। आपको लगता है कि अपनी इन्हीं हरकतों सकनात की वजह से जय शाह सरबराही खो सकते हैं आईसीसी की? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो टाइम है ना इस वक्त आईसीसी का, पीसीबी का, बीसीसीआई का, ये बड़ा क्रूशल टाइम है। ये बाकी ममालिक देख रहे हैं बैठ के कि यहाँ पर क्या गेम होता है। बहुत सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए, सबके साथ बैठना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है, पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ बैठ के बात करें कि भाई आप ऐसे बांग्लादेश को तो बाहर नहीं कर सकते ना, कम से कम कोई ना कोई रास्ता तो आप निकाल सकते हैं ना कि नहीं जाके इंडिया में ही खेलना है। ठीक है आप नसीम उनके शाह एक साहब, बहुत मुस्तफीज शुक्रिया को तो आप आपका। सिक्योरिटी दे नहीं अगर सकते। देखा जाए तो बश का ये जो मामला अभी देखने में आ रहा है, ये आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस जरूर हो सकता है। लेकिन जो महसूस किया जा रहा है वो तो ये है, क्रिकेट को जिस तरह से मजाक बनाकर रख दिया और भारतीय जवाल की इब्तदा शुरू हो चुकी है। ये सूरत हाल देखकर तो ऐसा ही लगता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।